नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनाव से कम हुई मतदान प्रतिशत से काफी विवल है। सत्ताधारी पक्ष ये सोच रहा है कि कहीं हमारी सत्ता हाथ से न निकल जाए। विपक्ष ये सोच रहा है कहीं सत्ता आते आते न रुक जाए। परंतु आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता का दर्द ये है, हमदर्द बनकर जो भी रहनुमा बने हमारे, हमदर्द बनकर जो भी रहनुमा बने हमारे, वे भी चंगेज औरंगजेब और फिरंगी से भी बदतर निकले। वे भी चंगेज औरंगजेब फिरंगियों से भी बदतर निकले। अब तो किस पे भरोसा करे? अब किस पे भरोसा करे जनता? अब किस पे भरोसा करे जनता? यहाँ तो कदम कदम पर आसीन के सांप या कालने में मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। देश की आम जनता बहुत परेशान है कि आजादी के बाद जो क्षमताएं भारत की हैं, एक तरफ पूरे भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है, संसार के सर्वोच्च महाशक्ति और आर्थिक जहां सपनों को साकार करने के देश अमेरिका कहा जाता है, वहां फॉर्च्यून की 500 कंपनियों में 10% सीईओ कार्यकारी अधिकारी भारतीय हैं। अब वहां ये लोकोक्ति है कि भारतीय नहीं तो आप अमेरिका की कंपनियों के सीईओ नहीं बन सकते। पहले ये था कि अगर आप अमेरिका नहीं हैं तो आप अमेरिका की कंपनियों के सीईओ नहीं बन सकते। आज सत्यनाडेल, सुरेंद्र पिचाई, अरविंद कृष्णा, शांतनु नारायण, अडोनी, नील मोहन जैसे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो विश्व में भारतीय मेधा के परचम लहरा रहे। परंतु भारत में स्थिति क्या है? भारत में आर्थिक समृद्धि भले ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंधन तीसरी बार देश की सत्ता में आसीन होने के लिए भारत को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने की हुंकार भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विपक्ष इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश कुमार से लेकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और पवार, शरद पवार, डीएमके, वामपंथी दल, इन सब से मिलकर तृणमूल, ममता, ये इंडिया गठबंधन बना के ये कह रहे हैं मोदी हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, देश की लोकशाही बचाओ। पर लोकशाही भारत की क्या स्थिति है? जिस प्रकार से चुनाव में गठजोड़ हो रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं, तो उसमें एक ही बात याद आती है कि देश की आम जनता के लिए आज न शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान और शासन, ये सब के दरवाजे प्राय बंद है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है,
देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा ग्रहण लगा है। भारत के अस्तित्व को कैसे रक्षा की जाए, इस पे चिंता करने की कोई बात नहीं, कहीं दूर तक नहीं है। बहुत बड़े बड़े समीक्षक देखे, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर तहलका मचा रखा है, मोदी जी के कमियों को गिना रहे हैं, लोकशाही में मोदी जी की कमियों को गिना रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर है, वो बिहार की पुनर्स्थापना और वहाँ रोजगार के अवसरों को, वहाँ के स्वाभिमान को, पूरे विश्व में दर रोजगार के लिए भटक रहे बिहार की अस्मिता को जगाने के लिए हुंकार भर रहे हैं, पर वो चुनाव मैदान में नहीं। सुधीर चौधरी हो या अमिताभ अग्निहोत्री, जो फटकार लगा रहे हैं इन दलों को, जो सच्चाई बता रहे हैं। आज दूसरे चरण के मतदान, पहले चरण में कम मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को, खासकर कांग्रेस को, मुसलमानों के लिए समर्पित होना और तुष्टिकरण करना, ओबीसी के हितों पर कुंडली मार के बैठना से लेकर क्या क्या कहते हैं, मंगलसूत्र पे बात आ गई। इस पर मंगलसूत्र पे बात आई, कभी चुनावी दानदाताओं जो बॉन्ड है उस पर बात आई, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। तो किस प्रकार के कर हैं, घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप से हो रहा है। पर हकीकत क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। 1947 के बाद देश के हुक्मरानों ने अगर इस तरह कोई काम नहीं किया, देश के हुक्मरानों ने (1947 के बाद जो भारत में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, देश का विभाजन हुआ, उसके बाद देश में फिर इस प्रकार की शक्तियां, ताकत, फिरकापरस्ती तत्व, कट्टरपंथी तत्व सर न उठाए। देश के निर्दोष लोगों को, जो 20 लाख लोगों की निर्मम हत्या हुई, इस प्रकार के तत्व सर न उठाए। इसके लिए देश में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई और ना आज तक बनी है। चीन की तरह बड़ी मजबूती से, इस्राइल की तरह राष्ट्र के प्रति समर्पित हितों के लिए मर मिटने वाला ये काम नहीं किया गया। पाकिस्तान ने आतंक से भारत को छलनी कर दिया, पर भारत के हुक्मरानों में इतना वो नहीं है, जमीर नहीं बचा है कि वो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे। वो अमेरिका से याचना कर रहे हैं, वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ नहीं ध्यान, निर्बल और कायरों की तरह, इजराइल की तरह मजबूती से, जो इजराइल के हितों के लिए खिलाफ काम करेंगे, चाहे ईरान क्यों न हो, वो हमला करने की हिम्मत रखता है। परंतु भारत की अस्मिता को कौन करे? तमाम रणनीतिकार हैं जो चिंता कर रहे हैं किसकी सरकार आएगी, किसकी सर, कोई बने निरप, भारतीयों को ही हानि, जब तक दिशा और दशा इस दिशा में नहीं होंगी। अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि टैक्स कितने लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। यहाँ पे हैरानी की बात है कि जीएसटी के नाम पे, सरलीकरण के नाम पे, कराधान को सरलीकरण के नाम पर जो जटिलीकरण करा गया, नोटबंदी के नाम पर जो तमाम काला धन को निकालने की बात कही थी, वो असफल रही, जनता को परेशान। जो अग्निवीर के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, जो बेरोजगारी, जो रिक्त पदों पर रोजगार लोगों की नियुक्त नहीं हो पा रही है, 30 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। कल्याणकारी सरकार ने केवल पैसा कहां से, अगर पैसा कहां की बात रहती है, कम से कम आप लोगों ने जो एक
भारत के स्थायी सरकार जो IAS PCS सिविल सर्विस के लोग हैं, जो नौकरशाही है, उनको लाखों रुपए का वेतन और आम कर्मचारियों को 10,000 रुपये का वेतन के लिए भी तरस रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में आदमी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये इतनी दूरियां कैसी? इसको पाटने का काम कौन करेगा? नौकरशाही के भरोसे राजशाही कभी नहीं चल सकती। राजशाही केवल लोकशाही के ध्वजवाहकों के हाथों से चलती है, जिन्हें आप कभी आंदोलनकारी कह के हे जनता में मजाक उड़ाओ तो ये उचित नहीं है। इसीलिए कहा गया है इस समय लड़ाई इसके लिए जो सत्ता किसके पास आएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम से तीसरी बार मोदी सरकार भले ही 400 पार के नारे लगा रहे हों, पर हर हाल में सरकार में बने आने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति, ठोस रणनीति पे काम किया। उसने अमली जामा विपक्ष की तरह, इंडिया गठबंधन की तरह नहीं, एक साझा घोषणा पत्र तक नहीं बना पाई, मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बना पाई। कौन बनेगा? पहले दौर के मतदान पे हवा चली कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है, तो उसे देखकर अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, राहुल गांधी भी अमेठी से उतर रहे हैं, और तो और रावत वडेरा भी चुनावी दंगल में उतरने के लिए अमेठी में अपने पोस्टर, उनके पोस्टर लगा दिए थे उनके चाटुकारों ने। जिस रावत वडेरा का नाम लेके कांग्रेस पर निरंतर कई सालों तक हमला करते रही भारतीय जनता, रावत वडेरा को चाहिए था कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे कांग्रेस कटघरे में आए, परंतु वो गाए बगाए अपने प्यादों के उत्साह में आकर, उत्साह में आकर चुनावी जंग में उतरने की हुंकार भरता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसे देखकर ये लगता है तैयारी विपक्ष की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद आर्थिक सबसे मजबूत संगठन है। भले ही संयुक्त राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जब मोदी ने हुंकार भरा कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, तो हो सकता है स्वयं सेवक संघ मूक दर्शक बने। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आज मोदी भी हो या मोहन भागवत हो, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वजह से है, उसके संघ परिवार की तरफ से है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, कि लाखों लोगों के बलिदान और संघर्ष के लिए, और जो इन संघर्ष और बलिदानों को नजरअंदाज करके केवल मोदी की बात कर रहे हैं। स्वयं दूसरा कहे तो ठीक है, पर मोदी कहे तो उचित नहीं, ये उचित नहीं लगता। लोकशाही में खासकर इस प्रकार की चीजें कोई दूसरा कहे तो कोई बात नहीं, मोदी को इस प्रकार से बचना चाहिए। परंतु एक जिस प्रकार से अच्छे लोगों की टिकट काट दी गई और ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई जो लोकशाही के, उत्तराखंड में जैसे देखो, जिन लोगों को पर्दे के पीछे रखना चाहिए था, जब लोग निरंतर अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं, उसको न्याय देने की बात कर रहे हैं, और जिसको कटघरे में होना चाहिए थे वो मंचों पे बैठे आसीन हो, उनको इतना नैतिक, क्योंकि काज लोक लाज से चलता। भगवान राम ने लोक मर्यादाओं का पालन किया। संघ को चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को, उस संगठन के तथा कथित नेता को तुरंत उस पद से मुक्त करके दूर किया जाए जब तक जांच बिठाई जाती, जांच सुमारे वास्ता। परंतु लोकशाही का सम्मान करने का इतना भी वो नहीं है। रामचंद्र जी ने कितना बड़ा त्याग किया था। तो इसीलिए कहते हैं
संघ के लोग बाहर नहीं निकल रहे, संगठन के पदाधिकारी आम जनता को वो नहीं कर रहे, सब एसी पे रहे। अब की बार 400 पार, उसे देख के मतदान का प्रतिशत नागपुर से लेकर कहाँ, भले ही इस समय चुनावी रणनीति या व्यक्तिवादी सोच के कारण संघ का शताब्दी महोत्सव भी 2024 में होने वाले महोत्सव को भी टाल दिया गया। शताब्दी स्थापना जिसकी कई सालों से तैयारी करी चल रही। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान रहने वाली है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वर्णधर दिया न बाती। मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक काम हुए उनके राज में, जो राम जन्मभूमि का है और धारा 370 का है, जो 3 तलाक पर अंकुश लगाने का है। ये महत्वपूर्ण काम है। परंतु अग्निवीर से लेकर जीएसटी प्रकरण से लेकर बेरोजगारी वाले मामले से लेकर भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने वाले मामले से लेकर सुयोग्य व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि बनाने के मामले से लेकर कई ऐसे मामले में कमजोरी है। हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने जो किया उसके लिए देश उनका सदा सदा नमन करे। परंतु यह है, देश की आम जनता को, इतनी परेशान जनता, उसे शिक्षा, चिकित्सा, सब निजी क्षेत्रों में जाकर उसका व्यवसायी अंध व्यवसायीकरण हो गया है। उससे देश पूरे कमजोर हो चुका है। भ्रष्टाचार आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है और इसकी पीड़ा को राजनीतिक दल नहीं समझ पाते हैं। जैसे वो जंतर मंतर राष्ट्रीय धरना सप्र आवाज, लोगों को फरियाद करने का अवसर तक नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा लोकशाही पे कटघरे में क्या होगा। भले ही लोकशाही की बात होती है, भारत में लोकशाही अभी कोसों दूर है। कोसों दूर किस प्रकार से है? भले ही संविधान की दुहाई दे रहे हैं, देश को 1947 के बाद आज तक अपना नाम नहीं मिला। अपनी भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन तक नहीं मिलता है। जिस प्रांत की जो भाषा है उसमें, तमिलनाडु में तमिल भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय मिले, जहां भारतीय भाषाएं में न्याय मिले, उसे कौन रोक रहा है? पर अंग्रेजी की गुलामी इस देश में बने रहे, ये कॉमनवेल्थ का एजेंडा, ये क्रिश्चियन मिशनरियों का एजेंडा, ये भारत में राष्ट्रांतरण, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का एजेंडा राष्ट्र की नींवों को खोखला कर रहा है। ये 1947 के विभाजन के दर्द के जख्मों को और गहरा कर रहा है। ये हालत ये हो गई, जो भारतीय विभाजन, अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन की दंश को झेल ले थे। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में जो धार्मिक कट्टरपंथ का दंश झेल ले थे, उनको भारत में जब अपनी मातृभूमि में आने का, तो तब उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाला विपक्ष और जो रोहिंग्या, म्यांमार से आने वाले लोग, बांग्लादेश से घुसपैठ करके राष्ट्रांतरण के लिए अपराधीकरण का काम करने वाले लोगों को षड्यंत्र के तरह कश्मीर से लेकर देश के कोने कोने में बसाने वाले गिरोह पर अंकुश कौन लगाएगा? उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं है। वहां मानवता याद आती, और जो जिन लोगों को कट्टरपंथियों ने जीना दुश्वार कर दिया, उनके लिए मानवता ने, उनके लिए रोजगार की बात याद आती है। तो इसीलिए कहते हैं, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों पे है, न समझोगे तो
ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं होगी दास्तानों में। क्योंकि जिस प्रकार से फारसियों को ईरान में तबाह कर दिया गया, जिस प्रकार से तिब्बत उदासीनता के कारण तिब्बतियों को चीन ने तबाह कर दिया, आज शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं विश्व के, भारत सहित विश्व के कई देश। इसी प्रकार भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर रखा है। लद्दाख में आज चीन ने जो कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, तो आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपने चुनाव जीतने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि जितने भी रणनीतिकार हैं, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, सारे जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो या तो बड़े उद्योग घरानों का है। उन उद्योग घरानों की अपनी मजबूरी होती है, उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाओ, शोहरत कमाओ। वो सरकार की कठपुतली रहती है, उनका अपना एजेंडा होता है। वो देश में केवल जातिवाद और क्षेत्रवाद का 47 के बाद आज तक हम भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक नहीं माना। हम जातिवाद के घिनौने कुचक्र में फंसे। हम प्रतिभाओं का दमन कर चुके हैं। सबको अवसर मिले, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उनको अवसर मिले, उनको शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सम्मान मिले। किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो नारा है इस देश में बहुत खतरनाक है। इसलिए चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों को, घोषणा पत्रों को अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, जो काम शेषन ने किया था। परंतु दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से अपने को तीसरे अब की बार 400 पार का जो नारा दिया उसके आसपास आने के लिए तैयार है। हर हाल में सत्ता में आएंगे, क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वो संघ के लाखों लोगों के सारा जीवन समर्पण करने का एक वो है। हिंद की चादर पर कुर्बान होने के लिए गुरु तेग बहादुर और उनके पूरे परिवार का बलिदान है। यहाँ कितने चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, कितने आज तो काल नेमी की फौज है, जो कहते हैं, जो सत्ता से बाहर रह के आदर्शों का चोला पहनते ही सत्ता में आते ही लुटेरे बन जाते हैं, और जब परीक्षा में आती है, जब उन पे उंगली उठती है तो वो कहते हैं जेल जाएंगे, मैं से भी सरकार चला लेंगे। ऐसे निर्लज लोग इस देश में बैठे हैं। इसलिए आम देश के तमाम रणनीतिकार ये नहीं है कि जो हमारी कमियां बताए, ध्रुव राठी हो, प्रशांत किशोर हो, या कोई चैनल वाला हो, जो कमियां बताते हैं। कबीरदास निंदक नियर राखी, आदमी को कम से कम एक दर्पण की तरह अपनी कमियां बताता है। परंतु लोकशाही में ये सत्ता लोलूप राजनीतिक दल इतने पतित हो चुके हैं, वो एक दूसरे का नाम, अपनी कमियां क्या, अपने खिलाफ एक प्रश्न भी खड़ा करते देखकर वो राष्ट्रद्रोही, मानवताद्रोही, और जिनको राष्ट्र के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान, चीन से लेकर नाटो के देश, जो विदेश में बैठकर भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ इतना जहर घोल रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए तैयार हैं। पर जो देश के लोग हैं, जो किसान, मजदूर आवाज उठाते हैं, पर इस देश में इस समय यह है किस प्रकार से बंगाल में सत्ता मद में चूर इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रश्रय मिल रहा है, उसमें किस प्रकार से वहाँ हथियारों का अंबार लगा है। अगर देश में कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक घर घर जांच हो जाए तो नकाब हट जाएंगे और यहाँ छापा पड़ जाए, ब्लॉक से लेकर चीफ सेक्रेटरी और सारे नेताओं के, तो देश पे जितना कर्जा है वो सारा मुक्त हो जाएगा। कई पंचवर्षीय योजनाओं के विकास का पैसा इन्हीं लोगों से आ जाएगा जिन्होंने देश को लूटा है, खसोटा है, जो करोड़ों रुपये लगाते हैं कि इलेक्शन में किस लिए लगाते हैं, केवल सत्ता लोलुपता के लिए। उन्हें देश की आम जनता से कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती, ये 5 किलो राशन से देश का भला होने वाला नहीं। जो ज़रूरतमंद है उनको दो, और जो ज़रूरतमंद नहीं है सबको एक ही तराजू में तोलने से राष्ट्र का हित नहीं होगा। हमारे ये मांग है, राष्ट्र की सबसे गंभीर समस्या है सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, उस पे काम करे सरकार। और यहाँ के पत्रकार ध्रुव राठी हो या तमाम हो, ये बताएं विभाजन, जो हजारों लोग, जो सैकड़ों इस प्रकार के गिरोह भारत पे कब्जा करना चाहते हैं, सशस्त्र कब्जा, आतंकी गिरोह हैं, जो उनसे देश कैसे उभरे, देश में महाशक्ति कैसे बने। ये तभी बनेगा जब को भारतीय मूल्यों की शिक्षा होगी, जब देश के विनाश की जो शिक्षा मैकाले ने दी थी उसको रोंद कर भारतीय भाषाओं में भारतीय मूल्यों की शिक्षा दी जाए, जो जीडीपी पे न चले, जो सबके कल्याण पे चले। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, सबके सुख को अपना समझो, सबको सुखी बनाओ। जय हिंद, जय भारत।